So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर बायो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमें बहुत अच्छे से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये किन किन चैप्टर से लिंक करता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस चैप्टर के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा बायोमॉलिक्यूल का और सेल साइकिल का, क्योंकि ये चैप्टर लिंक करता है इन दो चैप्टर के साथ। ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट के लिए? आज तक 2025 तक 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर से। अराउंड 32 मार्क्स का डेटा नीट के लिए आया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने देखने हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो पढ़ना है और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये टॉपिक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका बाकी पार्ट जो है वो आपके नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, और हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सेल के बारे में जानना है। व्हाट अबाउट सेल, है ना। एक सेल है, ठीक है बच्चे। अब ये ब्लैक कलर का जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हो, ये एक सेल कहलाता है। ठीक है बच्चे, और इस सेल के अंदर क्या है, रेड कलर का ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, इसको हम डीएनए बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड। और इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना आरएनए के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। बट ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है बच्चे? सेल के न्यूक्लियस में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? सेल के न्यूक्लियस में चल रहा है। और ये आरएनए न्यूक्लियर पोर से, यहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे, वहाँ से आरएनए बाहर आएगा और ये आरएनए जो है इन्फॉर्मेशन को पेस्ट कर देगा किस में, प्रोटीन की फॉर्म में, है ना। आरएनए को कन्वर्ट करना है प्रोटीन में, जो एक लंबी चेन है अमीनो एसिड की, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो है आगे जाके क्या करता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस। मतलब डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्वेश्चन बनता है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? सेल के न्यूक्लियस में। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? सेल के ट्रांसलेशन कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया। हमने कंप्लीट इस चैप्टर को पढ़ना है, बट हमने एक हमारा बाउंड्री लाइन है, वो क्या है, वो सेल है। हमने सेल के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। जैसे हमारे पास टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है बेटा, जैसे मैं आपको कहता हूँ डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग हमारा सेकंड टॉपिक है। तो डीएनए पैकेजिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे डीएनए की जो लेंथ होती है बच्चे, वो कितनी होती है? 2.2 मीटर अराउंड एक सेल के अंदर। और सेल का जो साइज़ होता है बच्चे, वो 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। तो मतलब इतने से छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर इतनी लेंथ वाला डीएनए कैसे हम एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। वो हमने पढ़ना है, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल। मतलब डीएनए, प्रोटीन और आरएनए में से जेनेटिक मटेरियल कौन है ना। डीएनए है, आरएनए है, कौन है जेनेटिक मटेरियल, वो देखेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मतलब सर्च करने के बाद पता चल गया कि इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और डीएनए क्यों है, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारा फिफ्थ टॉपिक है। मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपीज़ कैसे बनती हैं, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये फिफ्थ टॉपिक मोर इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन कॉपी करना डीएनए की आरएनए के ऊपर, 6 टॉपिक। 7th एक जेनेटिक कोड है बच्चे, जो हमारी इन्फॉर्मेशंस को कॉपी करके आरएनए पे रखता है, और आरएनए जो है, आरएनए इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में देता है, और वो प्रोटीन एक्सप्रेस करती है किसी करैक्टर को इन द फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, अब आता है हमारे पास 8th जो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद 9th टॉपिक है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हमारे जीन्स की कोई एक्सप्रेशन है, मानो मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ
ठीक है। तो अब मेरे विजन वाले जो जीन्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वो हम देखेंगे। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक 10 में, और 11th टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये सेल के अंदर ही होंगे बेटा, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये सब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ने हैं सेल के अंदर। सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा है बच्चे, नेगेटिवली चार्ज है। क्या है बच्चे, नेगेटिवली चार्ज है। जैसे हमारा डीएनए हो गया बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज क्या है बच्चे, शुगर है ये, ठीक है। अब आपने ध्यान देना न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए। डीएनए कौन सी शुगर से बना है, डीऑक्सी राइबोज शुगर से। आरएनए कौन सी शुगर से, राइबोज शुगर से, ठीक है बेटा। देखो अब हम बोल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब डीएनए जो होता है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, H3PO4 नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आपको पता चल रहा है कि हमने पढ़ना क्या है, डीएनए और आरएनए पढ़ना है हमने, ठीक है। बट इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन ऑल सेल डीएनए एंड आरएनए बोथ प्रेजेंट। हाँ बच्चे, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही है बच्चे। क्यों, क्योंकि सभी सेल के अंदर जो डीएनए होगा डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस सभी सेल के अंदर चलेगा, जो भी सेल्स है उसमें ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस होगा। फिर बता रहा है इन ऑल सेल डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, यस, ठीक है बेटा, यस, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। सिर्फ किसको छोड़ के, वायरस को छोड़ के। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चा, आरएनए। क्या होगा बेटा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस के अंदर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन है बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। स्टेटमेंट 1, ऑल सेल्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ऑल सेल डीएनए है ना, सभी सेल्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ट्रू, बिल्कुल सही है। आरएनए एंड डीएनए बोथ कैन बी जेनेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू बेटा, ठीक है। आपको पता है कि आरएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए बाकी सभी सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम डिटेल डिस्कस करते हैं डीएनए की और आरएनए की। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर से बना हुआ है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये जो डीएनए है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है बच्चे और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अगर एक धागे वाला डीएनए है, ठीक है, तो वो वायरस के अंदर पाया जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में होगा, वायरस में। ये नीट का क्वेश्चन है, वायरस में। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कैसा हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा हो सकता है, लीनियर भी और सर्कुलर भी हो सकता है। लीनियर का मतलब जिसके दोनों एंड आगे से जुड़े ना हो, वो लीनियर डीएनए होता है। और सर्कुलर डीएनए जिसके दोनों एंड्स आगे से जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चे। तो लीनियर डीएनए जो है वो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, लाइक बैक्टीरिया के अंदर। किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर, लाइक ह्यूमंस में। ह्यूमंस में लीनियर डीएनए दिखेगा ऐसा जैसा हमारे अंदर, और सर्कुलर डीएनए आपको प्रोकैरियोट्स में, लाइक बैक्टीरिया में आपको ऐसा डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों ने देखा डीएनए। अब हम देखते हैं आरएनए। मतलब लिविंग सेल्स के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, है ना। वायरस के अंदर इट कैन बी जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट उसके अंदर, वायरस के अंदर क्या हो सकता है बच्चे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी तो हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बट जेनेटिक मटेरियल आरएनए वायरस के अंदर ही होगा, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। बाकी लिविंग सेल्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ये डीएनए और आरएनए के बीच में हमने डिफरेंस देखा बच्चे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे कुछ आपकी एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है। बोल रहा है कि जैसे ह्यूमन के अंदर जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, यस, ठीक है। देखो आप कैसे समझोगे इसको, देखो मेरी बात सुनो।
ये आपका ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का ऐसे करके हम बना रहे हैं बच्चे, तो ये डबल स्ट्रैंडेड हुआ, और ये कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है बच्चे, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर आपने देखने क्या है, बेसिस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के ऊपर क्या है, बेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये ए क्या आ गया आपका, न्यूक्लियोटाइड है। ए के साथ ए, जी, टी और सी, ये क्या है, बेस हैं डीएनए के। क्या है बच्चे, बेस हैं। हमेशा ए टी के साथ जुड़ेगा और जी सी के साथ जुड़ेगा। मतलब एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और ग्वाइनोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। और ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप बायोमोलिक्यूल याद करो 11th का। ठीक है बेटा, मैंने बोला था कि ये लिंक करेगा उसके साथ। अब मैं कह रहा हूँ बच्चे कि इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक बेस प्रेजेंट है ए। क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके पैरेलली कौन होगा दूसरे स्ट्रैंड पे, टी। ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, दो बॉन्ड बना के। अब देखो ये जी क्या है, ये बेस है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये जी किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। बॉन्ड कितने बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया और ये इसके वीक बॉन्ड हो गया। थाइमिन जो है वो एडेनिन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बना के। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चे अब बेस और बेस पेयर में क्या फ़र्क होता है, देखो ए टी के साथ जुड़ रहा है तो इसको हम बेस पेयर कहते हैं। एक हमारे पास बेस कहलाता, मानो ये एक ए जो है ये बेसिस कहलाएगा, और जब ए के साथ टी जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग बेस पेयर कहेंगे। और हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर क्या होता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ क्लियर रखना बच्चे कि अगर हमारा गैमीट है, गैमीट के अंदर हैप्लॉइड सेल्स, गैमीट को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं बच्चे, मतलब 46 में से गैमीट में 23 जाएगा बच्चे। तो ये जो 23 है ये हैप्लॉइड सेल हो गया ना, मतलब ये n हो गया बच्चे। तो इस हैप्लॉइड सेल के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹, मैं -9 लिखता था, अब 9 ही लिखना जो एनसीईआरटी बता रही है, 10⁻⁹ बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब हैप्लॉइड सेल के अंदर भी जो आपका डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। बेस पेयर बोल रहा है ना, तो बेस पेयर तभी बनेगा ए के साथ टी वाला स्ट्रैंड भी होगा। तो समझ आ गए बच्चे, तो ये हैप्लॉइड आ गया। ह्यूमन के अंदर जो गैमीट सेल्स होते हैं उनके अंदर भी कैसा होगा डीएनए, डिप्लॉयड डीएनए होगा। मतलब कैसा होगा, डिप्लॉयड नहीं, सॉरी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तभी उसको हम बेस पेयर कहते हैं। डिप्लॉयड के अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हमें कैसे पता चला, ये बेसिस और बेस पेयर पर पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ का पता चला। ठीक है, तो अब इसको आप याद रखोगे, इसको आप लोग याद रखोगे। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया, इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉयड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा आप इसको बेस पेयर इसके याद रखोगे। बच्चे बेस पेयर से हम डीएनए की लेंथ जान सकते हैं। बेस पेयर का क्या मतलब है बच्चे, बेस पेयर से हम क्या कर सकते हैं, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डीएनए। इसे हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डीएनए, हम डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, बेस पेयर से। तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम लेंथ निकालते हैं। और अभी के लिए आप ये इकोलाई का बेस पेयर याद रखोगे। लेम्डोफाज जैसे वायरस है, उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है बच्चे। ठीक है, डीएस डीएनए भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी बेस पेयर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इतने बेस पेयर हैं उसमें। और Ψ×174 ये क्या है, ये बेसिस हैं बच्चे। ठीक है, ये भी वायरस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो इतने बेसिस होंगे, डबल स्ट्रैंड है वायरस के अंदर तो इतने बेसिस होंगे। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड में हम लेम्डोफॉज वायरस बोलते हैं, और Ψ174 न्यूक्लियोटाइड बेसिस आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड वायरस के अंदर जो होगा डीएनए उसको बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये हमने चीज़ें सीखी हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हैप्लॉइड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड कैसे हो सकता है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है। अब हम बोल रहे हैं बच्चे कि इसमें से अगर हमने गैमेट में भेजना तो एक में ये जाएगा और एक में ये जाएगा बच्चे। तो अब इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही जाएगा ना बच्चे, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये एक गैमेट के अंदर आ गया, तो डीएनए कैसा आया, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आया बच्चे। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जब हम देखते हैं तो आपने देखना है, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो,
कि इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, जिनको हम बेसिस कहते हैं। क्या है बच्चे, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार, तो न्यूक्लियोटाइड की डीएनए के धागे के ऊपर एक लंबी चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब इस चेन, इस डीएनए के, इस आरएनए के स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड का नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोले। आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है ना बच्चे, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, और उसके ऊपर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी होगी। और डीएनए के अंदर कितने स्ट्रैंड हो गए, एक और दो, दो स्ट्रैंड हो गए, डबल स्ट्रैंड है, तो कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है आपका। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी आपके डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो अब इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड इधर, एक इधर, मतलब इधर ए इधर टी, है ना, ये दो बॉन्ड बनाएगा, ये जुड़ेगा। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन कितनी होंगी डीएनए के अंदर, दो। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो, मानो जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना बच्चे, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। अब एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है और उसके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब मानो जैसे ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बने किससे हैं बच्चे, एक इसके अंदर शुगर होती है बच्चे, वो कौन सी, राइबोज हो, डीऑक्सीराइबोज हो। राइबोज शुगर से आरएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से डीएनए बनता है। बट आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, शुगर से, नाइट्रोजीनियस बेस से, बेस मतलब ATGC है ना, और फॉस्फेट से H3PO4। इन तीन कंपोनेंट से हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बना है। तो ये कल हम डिटेल में ये तीन के तीन कंपोनेंट बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक हमारा थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।